देखो वॉइस क्लियर आ जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स के क्लियर है, आपके पास अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो हो सकता है उसमें, हाँ एवरीथिंग इज क्लियर। आरुष कह रहा है ऑडियो क्लियर नहीं है, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बेटा। बिल्कुल ठीक है, ओके। अब देखो इसके क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस कैसे होंगे, दोनों फॉर्मूले हमने लिखा हुआ है। सपोज करो हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आए, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हीलियम प्लस वन, हीलियम प्लस वन when electron in थर्ड ऑर्बिट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, n और z एक ही एलिमेंट के लिए n की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट है और z का वैल्यू कितना आएगा 2। तो यहां पर हम वैल्यू क्या रखेंगे, v इक्वल्स टू 2.188 10 टू पावर 8 मल्टीप्लाई हीलियम का z कितना होगा, एटॉमिक नंबर हीलियम के लिए 2 और ऑर्बिट क्या है 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, वेलोसिटी आ जाएगा किसके लिए, हीलियम के थर्ड ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी आ गई। अगर रेशो की बात करते हैं, सपोज ऐसे बोलता कि हाइड्रोजन या हीलियम पॉजिटिव आयन जो है इसके सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट के वेलोसिटी का रेशो क्या होगा। तब देखो z की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, कांस्टेंट हो गया, बट n की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n, देन v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। n2 थर्ड ऑर्बिट है, n1 सेकंड ऑर्बिट है, तो रेशो हो जाएगा 3:2। तो सिंपल क्वेश्चन जो आएंगे, एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो डायरेक्ट अप्रोच वाले क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा हमको उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के रिलेशंस लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने रेडियस किया था, आज हमने किया वेलोसिटी। अब देखो नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो देखो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, इसकी डेरिवेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ी डेरिवेशन है तो वही सिंपल डेरिवेशन, बस थोड़ी बड़ी है। तो आप लोग देखिएगा इसको, साथ के साथ नोट भी करना। रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑडियो को क्लियरली सुनना, और बाकी जो है आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा एनर्जी का। ठीक है, देखो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। हेडिंग है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट या ऑर्बिट। अब देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का सम करेंगे तो वो टोटल एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 mv², हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा अपने पास, -ZE²/R।
पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं लेंगे, क्योंकि mgh तो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ आता है ना। अभी हम लोग बात किसमें कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आएगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ना हाइट की रिक्वायरमेंट है। ये mgh जो था वो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी था, मूविंग सब्सटेंस जो न्यूटन वगैरह हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग था। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन फोर्स जो होता है उसी के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा -ZE² अपॉन R। तो यूं लिखे हम इसको, ½ mv² माइनस ZE²/R। अब देखो बोर्स मॉडल जो था उसका फर्स्ट जो थ्योरी था वो क्या था, mv² = ZE²/R। अब या तो यहां पर ZE²/R की वैल्यू प्लेस कर दो, या यहां पर mv² की वैल्यू प्लेस कर दो। दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जो इक्वेशन है उसमें चाहो तो आप ZE²/R को सब्स्टिट्यूट कर दो mv² से, या mv² को सब्स्टिट्यूट कर दो ZE²/R से। ठीक है, मैंने यहां पर mv² की वैल्यू प्लेस कर दिया। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन था, इसमें mv² की वैल्यू प्लेस की। देन ½ ZE²/R माइनस ZE²/R। तो रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, -1/2 ZE²/R। अब देखो रिलेशंस क्या बन गए अपने पास। जो एमसीक्यूज आएगा उसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, रिपीट कर रहे हैं, रुको एक मिनट, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट इज इक्वल टू द हाफ पोटेंशियल एनर्जी। लिख सकते हैं ना भाई, देखो -ZE²/R को क्या बोला अपन ने, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसका हाफ लिखा हुआ है, तो एक रिलेशन ये बोल सकते हैं हम, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 ये भी बोल सकते हैं। देखो आपने कहा स्टार्टिंग से बताएं, वापस रिपीट करें, तो देखो रिपीट कर रहा हूं वापस मैं। क्या किया हम लोगों ने, कंप्लीट जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना है, ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -ZE²/R। बाहर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। ½ mv² नेगेटिव ZE²/R। अब बोर्स का जो फर्स्ट थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, mv² = ZE²/R। मैंने यहां पर mv² की वैल्यू प्लेस कर दी, क्या वैल्यू प्लेस किया, ZE²/R इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या बनेगा, ½ ZE²/R माइनस ZE²/R। ये हाफ है पॉजिटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू क्या है, 1 है। 1 में से हाफ को लेस कर दो कितना आएगा, नेगेटिव में हाफ वैल्यू आएगी। तो क्या आया अपने पास, -1/2 ZE²/R। अब देखो आगे, तो हमारे एक रिलेशनशिप लिख दें इसके अंदर, E = पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 ZE²/R माइनस ZE²/R क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है।
और इसमें हाफ कर रखा है, तो E इक्वल्स टू पी अपॉन 2 भी लिख सकते हैं। ये अपने पास एक रिलेशन हो गया जो हमको अलग रखना है। अब हमारे पास क्या आया, E इक्वल्स टू -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू क्या थी, कल कैलकुलेट किया था हमने, R इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। ये रेडियस की वैल्यू होती है, लास्ट क्लास हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर दें। प्लेस द वैल्यू ऑफ आर इन सेकेंड इक्वेशन, देन E इक्वल्स टू 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आर की वैल्यू क्या है भाई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, अपॉन की वैल्यू जो है वो कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। जब आर की वैल्यू मैंने यहां रखा तो क्या आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये वैल्यू कहां चल जाएगी, ऊपर, 2 2 जा 4, तो एनर्जी इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर एम। जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया, जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी का सेकंड फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। सेकंड फॉर्मूला क्या आ गया, -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब अगर यहां पर हम कांस्टेंट वैल्यूज को प्लेस कर दें, कांस्टेंट वैल्यूज कौन कौन सी हैं, पाई, 2, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर जाके नेगेटिव कैसे होगा पावर बेटा, ये तो हम डिवाइड कर रहे हैं, हम जो है वैसे सॉल्व करने के थोड़ी लेके जा रहे हैं, ये तो वैल्यूज अपने आप ऊपर जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक वैल्यू जाएगी ना, जैसे अपन लिखते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो उसको कैसे लिखोगे, 1/2 मल्टीप्लाई 2/1। ठीक है, ओके बेटा। अब देखो यहां पर ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको प्लेस कर दें तो हमारे पास क्या क्या चेंजेस होगा। देखो यहां पर ये वैल्यूज जो थी हमारे पास, वापस लिख रहा हूं ऊपर, टेंशन मत लो। E इक्वल्स टू -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज आई। इसमें कांस्टेंट वैल्यूज को प्लेस कर दें और सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, E इक्वल्स टू -13.6 मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की यूनिट क्या है यहां पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में लिखें इसकी वैल्यूज को तो क्या आएगा अपने पास, E इक्वल्स टू -21.74 मल्टीप्लाई
10⁻⁻19 Z²/n²। ये वैल्यू आएगा हमारे पास किसमें, जूल पर एटम। अगर हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, जूल में कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास जूल के अंदर एनर्जी। अगर जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन लिखना है, हाँ अभी रिपीट करते हैं लास्ट स्टेप को, देखो 1 जूल इक्वल्स टू 6.2419 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो हम यूनिट्स को आपस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 जूल इक्वल्स टू 6.2419 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट स्टेप में हमने कहा कि यहां पर पाई की वैल्यू 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यूज को रख के उसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो डायरेक्ट सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो क्या है, -13.6 मल्टीप्लाई Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में निकालें रिजल्ट तो जूल में रिजल्ट क्या आएगा, -21.74 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 Z²/n² जूल पर एटम। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये सॉल्व करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आ गया। इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास रिलेशन आएगा ये वाला कि 1 जूल इक्वल्स टू इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट है। तो अब बताओ एनर्जी के कितने फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला एनर्जी का ये था, दूसरा फॉर्मूला एनर्जी का ये आ गया, थर्ड फॉर्मूला हमने एनर्जी का ये लिख दिया, फोर्थ फॉर्मूला हमने एनर्जी का ये लिख दिया। अब एमसीक्यूज के अंदर इनमें से 3 तो ऑप्शन दे दिया और एक रॉन्ग ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो एमसीक्यूज क्वेश्चन जो बनेंगे उसमें क्या हो सकता है, ये पूछ लें अपने से कि इनमें से कौन सा जो है फॉर्मूला एनर्जी के लिए नहीं है, तो हमको एनर्जी के फॉर्मूले जो हैं वो ध्यान रखना होगा। अब देखो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस ही बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर यहां पर जेड का वैल्यू इंक्रीज करें तो एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर एटॉमिक नंबर जेड का वैल्यू इंक्रीज करें तो एनर्जी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। वेरी गुड बेटा, और ठीक है। अब देखो बेटा सभी देखो, हाँ बिल्कुल बेटा विनीत सबका देख लिया मैंने, आप सब लोगों ने इंक्रीज लिखा है। स्नेहा ठीक है, खुशी ओके बेटा ओके। अपना टाइम कंप्लीट हो जाए, कल की तरह क्लास बीच में बंद हो जाएगी, बस करो एक बार। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिल्कुल ठीक है पंकज। अब देखो आप सब लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो देखा लेकिन आगे नेगेटिव साइन नहीं देखा, और जब भी नेगेटिव साइन होता है तो उस केस में जो वैल्यू इंक्रीज होती है वो उतना ही क्या होता है, स्मॉल वैल्यू होती है ना भाई। अगर आप ये लिखें कि -99 और -9 दोनों में से लार्जर वैल्यू कौन सी है, तो जो नेगेटिव में वैल्यू कम होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, पता है ना हमको, है ना। तो यहां पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इट मींस ये रिलेशन जो है वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, दिखने में तो क्या लग रहा है कि प्रोपोर्शनल है सर, Z प्रोपोर्शनल टू E, लेकिन Z के आगे नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है पृथ्वीराज। तो नेगेटिव साइन से क्या होगा, रिलेशन अपोजिट हो जाएगा। तो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखो, अगर यहां पर n को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होता है,
ठीक है, n को इंक्रीज किया तो हाँ, चार्ज और मास रेशियो जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि वो अपने सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन है, पर बता देंगे। पहले एक बार इसको अपना कंटिन्यू टॉपिक कर ले, फिर अपन जब चैप्टर ओवर हो जाएगा उस दिन डाउट क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आप तब तक नोट कर लेना और लास्ट डे अपन इनको क्लियर करेंगे। अब देखो कंप्लीट होने वाला है टाइम, एक पॉइंट और पूछ लेते हैं आप लोगों से। आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है। ये बताओ मेरे को आप कि मिनिमम एनर्जी होती है जीरो, ठीक है, जीरो एनर्जी है, इसका मतलब आगे तो अपन चल ही नहीं सकते। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो किस में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में है तो वो रिवॉल्व कैसे करता है? जब एनर्जी नहीं है उसके पास, जीरो होता है, इसका मतलब कोई एनर्जी नहीं है। और यहां तो हम क्या कह रहे हैं कि एनर्जी नेगेटिव में है। तो अगर एनर्जी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे करता है? कैसे मूव करेगा इलेक्ट्रॉन? एनर्जी तो है ही नहीं उसके पास, नेगेटिव में गई एनर्जी। तो पॉइंट है। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आज इसको सोचना बड़े आराम से बैठ के कि क्या हो सकता है इसका आंसर, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है फिर भी वो मूव क्यों कर रहा है, रिवॉल्व कैसे करता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव शो नहीं कर रहा, एनर्जी को शो कर रहा है वो, है ना। आप सोचो आराम से और फिर कल करते हैं। ओके ओके।